Good morning, students. In our yesterday lecture, we have studied what is resistance and its symbol and its units. ठीक है. Now, in the present lecture, we will study cause of resistance in a conductor. So, what is the cause of resistance in the conductor? Flow of electrons in a conductor is electric current. The positive particles of conductor create hindrance to flow the electrons. क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस आपको पता होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस आती है और यही आपका रीज़न बनता है रेजिस्टेंस का किसी भी कंडक्टर के अंदर. अगर हम एक कंडक्टर का ओपन सरफेस देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि मेटल्स या कोई भी कंडक्टर्स बेसिकली ज़्यादातर मेटल्स होते हैं. मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब हम उनको थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से निकल के फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो मेटालिक पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, M+ की फॉर्म में, है ना. तो यहाँ पे सारा मेटल को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव से, एंड उसके जो लास्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको हमने ये इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया. सो ये एक ओवरव्यू है मेटल का. इन्हीं प्लस एंड माइनस फोर्सेस की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो में रेजिस्टेंस आता है. ठीक है, ये है हमारा कोज ऑफ रेजिस्टेंस. सो अब हमारे पास है रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कंडक्टर्स की. नेचर ऑफ मटेरियल, ये तो सबसे पहले है. सब मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस. कुछ मटेरियल सब ऐसे होते हैं जिनमें हिंड्रेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि वो गुड कंडक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ से आपके ये MCQs बनते हैं. वाइल सम ऑफ द अदर मटेरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में. तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, दे आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. ठीक है. अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है. लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, लेंथ के रेजिस्टेंस ये आप लास्ट एक्सप्रेशन से देख सकते हो, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपके कंडक्टर की तो उतना ही आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक वायर है जिसकी लेंथ L है. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, R. अगर इसी वायर की लेंथ डबल हो गई तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट. अब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा बिकॉज आपकी लेंथ भी अब इंक्रीज़ हो चुकी है. सो ग्रेटर इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस. ठीक है. सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकंड हमारे पास थर्ड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. इन्वर्स प्रोपोर्शनल होने की वजह से व्हेन एरियाज इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. तो उस वजह से अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, सो कंबाइनिंग बोथ एक्सप्रेशन विल बिकम R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A. तो ये एक्सप्रेशन बना. अब आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है एंड इक्वल्स टू आता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट. यहाँ पे जो कांस्टेंट आई है वो P फॉर्म में है जिसको हम क्या कहते हैं, रो. इसका रो सिंबल है एंड यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन एज सच. तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A. ये हमारे पास बना इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक नए कांस्टेंट की वैल्यू, रो. अब वही बात है, जब भी कोई नया कांस्टेंट आता है तो पहले उसका आप सिंबल बताते हो, उसका नेम कि वो है क्या, एंड देन फिर हम उसको भी डिफाइन करते हैं. रो यहाँ पे क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी. जैसे R वैल्यू आई थी हमने उसको क्या लिखा था, R इज़ द रेजिस्टेंस. ऐसे रो इज़ द रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. सो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी जो हमने नेम दिया अब उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा. इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस. इसका मतलब क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें, रो जो होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है.
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। अगर आपका कोई वायर है, आपका कोई भी कंडक्टर है, उसके 1 मीटर क्रॉस सेक्शन के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के एरिया, क्रॉस सेक्शन के अंदर वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कंडक्टर, वो होगी उसकी रेजिस्टिविटी, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कल हमने यही बोला था मैंने आपको कि 2 आयरन की स्ट्रिप्स हम लेके चल रहे हैं अगर, ठीक है। अब आयरन की एक स्ट्रिप के अंदर आपके उस एरिया का पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब एरिया का रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी। एंड अगर आयरन का दूसरा पीस आपने लिया है, इसकी लेंथ डिफरेंट है एंड इसका एरिया भी डिफरेंट है, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, शॉर्टर है, इसकी लेंथ क्या है, लॉन्गर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर रहेगा एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डैश, लेट अस से आर डैश होगा, क्योंकि एक में लेंथ क्या है, हाफ है, और एक में लेंथ क्या है, डबल है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस तो चेंज होगा, बट हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो हम काउंट ही स्टैंडर्ड करते हैं कि 1 मीटर क्यूब ऑफ दिस एंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस एरिया, इन दोनों के लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम आएगी। आयरन की रेजिस्टिविटी दोनों केसेस के लिए हमारे पास सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग वेरी करेगा, क्योंकि एक में लेंथ है, एक में क्या है हमारे पास, एक में लेंथ कम है और एक में लेंथ क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस वेरी कर गया, बट रेजिस्टिविटी पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है मटेरियल की, वो एज सच रही। सो फर्दर यहाँ आपको रेजिस्टिविटी की रेंज भी मेंशन की हुई है कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती हैं, resistivity depend on the nature of the material of the conductor. Obviously material having a resistivity in the range of this are considered good conductors, and जिनकी resistivity range क्या है, ये वाली है डाउनवर्ड्स, उनकी resistivity क्या होगी, इक्वल्स टू दिस, वो सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर्स के अंदर आएंगे, एंड इससे बिलो होगी तो बैड कंडक्टर्स में आएंगे। देन उसके बाद हमारे पास है, हम कम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं रेजिस्टर्स का, 2 टाइप से कम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ा था अभी क्लास में रेजिस्टर्स, इस वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रेजिस्टर्स होते हैं। अब रेजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जो हमारे घर के सर्किट्स वगैरह होते हैं वो भी एक किस्म से रेजिस्टर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो भी कुछ एक करंट को रोक लेते हैं एंड कुछ को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपना रेजिस्टर इन सीरीज़ का। रेजिस्टर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, एक एंड ख़त्म हुआ रेजिस्टर का, उसी के साथ हमने दूसरे एंड को ज्वाइन किया, फर्दर थर्ड एंड को ज्वाइन किया, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टर कॉम्बिनेशन इन सीरीज़, एक सीरीज़ में हमने इनको ज्वाइन किया है। सो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं एंड इसका फॉर्मूला डिडक्ट करते हैं। फॉर्मूला डिड्यूस करने के लिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, ठीक है। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1 V2 एंड V3। पोटेंशियल जो होती है सीरीज़ के अंदर, ये लर्न रखने वाली जो चीज़ है, पोटेंशियल जब रेजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसमें से होके गई, देन उसमें से, एंड देन थर्ड में से, तो पोटेंशियल जो है वो तीनों के अक्रॉस चेंज होगी, ठीक है। एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज सेम। एक सीरीज़ में जो करंट की वैल्यू है पूरे सर्किट में से, क्योंकि करंट फ्लो क्या आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की जो फ्लो है, ये एरो से दिखाया हुआ है, वो पूरा फ्लो तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होके आएगा। यहाँ पे सीरीज़ के अंदर आपको यही बात याद रखनी है डेरिवेशन में, कि वोल्टेज डिफरेंट होगी तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस एंड करंट की वैल्यू सेम रहेगी। बस यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी। जो टोटल पोटेंशियल है V, वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगा। सो अगर यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ करें, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इक्वल्स टू, आपको पता है V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3। ओम्स लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया है V1 V2 V3 के लिए। अब आपको पता है, और टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, V इक्वल्स टू IRS। RS मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल। अब आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, टोटल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से हमने V1 V2 V3 की वैल्यूज़ और टोटल V की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो V के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, IRS, V1 के प्लेस पे IR1, V2 के प्लेस पे IR2, V3 के प्लेस पे IR3।
ठीक है, तीनों हमने यहाँ पुट कर दिए। आई को आप यहाँ कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद आपका आई, यहाँ पे आपने आई क्या करना है, कैंसिल करना है कॉमन लेने के बाद। देन आपके पास क्या बचेगा, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका बना फाइनल एक्सप्रेशन विच वी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स कि टोटल रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू द in total resistance in series is equals to the sum of all resistance in series combination। इसी तरह से अब हम पैरेलल की डिडक्शन करेंगे। पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली पैरेलल आपको पता है, पैरेलल वेज में आप क्या करोगे, रेजिस्टर्स को कंबाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करा, आपने पैरेलली कनेक्ट किया, एंड टू एंड कनेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। ये देखो, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज तीनों के अक्रॉस एक साथ लगी है, वोल्टेज की वैल्यू सेम है। बट अब जो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, यहाँ पे जब करंट आएगा तो ये 3 पार्ट्स में करंट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू पैरेलल फॉर्म में चेंज हो जाती है और वोल्टेज की वैल्यू पैरेलल के अंदर सेम रहती है। सो यहाँ पे सेम वही एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे टोटल V इक्वल्स टू यहाँ पे लेके चलते थे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पैरेलल के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, करंट लेके चलेंगे टोटल, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके अंदर हम ओम्स लॉ की वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको पता है ओम्स लॉ, I1 इक्वल्स टू VR1, I2 VR2, I3 VR3। आपको ओम्स लॉ के अंदर बस यहाँ I की 3 पे R की 3 यूज़ करते जाना है। पोटेंशियल सब में सेम है, इसलिए हम सेम V लिखेंगे। टोटल करंट I इक्वल्स टू टोटल V ओवर टोटल RP। ठीक है, अब हमने सेम वही I की जगह क्या पुट करोगे आप, R V ओवर RP। I1 के प्लेस पे V ओवर R1, I2 के प्लेस पे V ओवर R2 एंड I3 के प्लेस पे V ओवर R3। सो अब यहाँ पे V आप कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, 1 ओवर RP इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। दैट इज़ द फाइनल फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपके पास ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको अलग अलग रेजिस्टर्स की वैल्यू दी होगी, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपसे पूछा होगा, तो आप यहाँ फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करोगे। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है जॉस लॉ ऑफ हीटिंग। जॉस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि लेट एन इलेक्ट्रिक करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर। अगर आपके एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आई एक रेजिस्टर में से, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आर, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अक्रॉस द रेजिस्टर वो कितना है, अगर V, ये तीनों वैल्यूज़ हमने लिखी है। एक हमारे पास रेजिस्टर है R, उसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है एंड उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। द चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब लेट अस सपोज कि उसमें से करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम आपको पता है, तो क्या वो चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में। सो आप क्या करोगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, वर्क डन, कितना वर्क डन आपको लग रहा है चार्ज को मूव करने में। V का फॉर्मूला आपने पढ़ा था यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का, इज़ V इक्वल्स टू W ओवर Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन लग रहा है आपके चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए। डिफरेंस में हम क्या कहेंगे, कितना वर्क डन लग रहा है आपको टू टर्मिनल्स के बीच में चार्जेस को मूव करने के लिए। सो यहाँ आपके पास हमने क्या किया, W की वैल्यू निकाली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम हेयर। सो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर पावर इनपुट ऑफ द सर्किट कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन P इक्वल्स टू W ओवर T। ऐसे ही पावर भी सिमिलर होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W ओवर T, वर्क डन ओवर टाइम, कितना वर्क डन हो रहा है कितने टाइम में, ये क्या होती है किसी भी सर्किट की पावर। अब आप क्या करोगे, पावर के फॉर्मूला में W की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे। W की वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे देन W के प्लेस पे क्या आएगा, V इंटू Q। देन इक्वेशन विल बिकम दिस, P इक्वल्स टू V इंटू Q ओवर T। अब आपको पता है फर्दर I करंट किसके इक्वल होता है, करंट की डेफिनेशन क्या है, I इक्वल्स टू Q ओवर T। तो अब आप यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दो, इट बिकम्स P इक्वल्स टू V इंटू I। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, यही बना, P इक्वल्स टू VI बन गया। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम, दस आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई इक्वेशन सेकेंड बाय टाइम वी गेट, हम क्या करेंगे, दोनों साइड अब T से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड T से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, P T इज इक्वल्स टू VI इंटू T।
सो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आया। उसके बाद हमारे पास 10 फॉर स्टेडी करंट आई द हीट प्रोड्यूस्ड एच इन टाइम टी इज इक्वल्स टू वी आई टी। पावर ही आपके पास क्या है, किस फॉर्म में हमने यूज़ की है, हीट की फॉर्म में। जितनी वो पावर देगा उतना वो हीट अप हो जाएगा। सो हीट की फॉर्म में अगर हम उसे यूज़ करेंगे एच इक्वल्स टू वी आई टी। सो यहाँ पे हमारे पास अब क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 3 फॉर्मूले बनेंगे एच के। वो आपको तीनों अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको आई की वैल्यू गिवन है टी की एंड वी की, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे हीट निकालने के लिए या पावर निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, आर के टर्म्स में गिवन है, तो आप ओम्स लॉ यूज़ करो। यहाँ पे वी के प्लेस पे क्या पुट कर दो, आई आर। वी के प्लेस पे आई आर पुट करने के बाद आपका फॉर्मूला कुछ बनेगा, एच इक्वल्स टू आई आर, वी के प्लेस पे आई आर पुट कर दिया इंटू आई टी। सो आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा बन गया हीट का सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में आर टी एंड आई गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपको बस ये देखना है कि आपके पास न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गिवन है, उस बेस पे आप एच का वो फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपको इसके दोनों तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन फाइनल इज नोन एज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस फाइनल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसकी डेरिवेशन से ज़्यादा इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसा सच नहीं आती। ज़्यादातर ये फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं आपके क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये करने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर दिस क्लास।